Hi everyone, hello everyone, welcome to India's first video note series YouTube channel। इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जिनको हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। और सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो सब वहीं अवेलेबल है। और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी। अब जब हम आए हैं, अगर आप देखो और थोड़ा सा समझा जाए फार्माकोलॉजी को, हम सब जब एंटर करते हैं फार्मेसी में तो हमने कुछ ड्रग्स के बारे में सुना होता है, कुछ सुना तो सबने है। देन मेडिसिन्स के बारे में, अब किसी को कुछ चीज़ें जाननी होती, कुछ पढ़ना होता है कि मैं मेडिसिन्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, मैं ड्रग्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। अभी तक ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके में आया कि भाई 2 साल हो गए, कुछ ऐसा सब्जेक्ट लगाओ तड़कता भड़कता कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट अपना मस्त है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो है आपका फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब उसमें क्या है, अब ये भी हमारी किसकी ब्रांच है? अगर आप ब्रांच की बात करो तो ये हमारी साइंस की ही ब्रांच है। अब ऐसी साइंस की ब्रांच जिसका काम है विच डील्स विद द ड्रग्स। ठीक है, ये वो वाली ड्रग्स नहीं है। अगर अच्छी चीज़ को लोगे तो ये प्रॉपर मेडिसिन बन जाती है, और अगर थोड़ा गलत उसमें जाओ तो ये ड्रग्स बन जाता है। ठीक है, वैसे आप समझ ही गए हो ड्रग्स का मतलब कहाँ कौन से सेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो उस पे इतना नहीं जाते, पर ड्रग्स है। अब आपकी जो ड्रग्स होती हैं तो उनका एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है, एक्शन देखने को मिलेगा कहाँ? हमारी बॉडी पर। ठीक है, कुछ ना कुछ इफेक्ट और एक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी में। अब जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स की भी खुद की एक प्रॉपर्टी होगी। ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी नहीं होती तो उसका इफेक्ट कैसे आता? कुछ तो काम करता होगा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ एक्शंस होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमें अपने फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। अब बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपका फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अभी से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चलेंगे। फार्माकोलॉजी में स्टार्टिंग पॉइंट आप ऐसे समझिए, सबसे पहले तो डेफिनेशंस ही होती हैं हमारी। डिफरेंट लाइक ड्रग्स होती हैं, जैसे आपकी नर्वस सिस्टम्स के लिए अलग ड्रग्स हैं, आपके एंटीएमेटिक एजेंट्स हैं, या फिर एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं। अलग अलग ड्रग्स होती हैं, अलग अलग उस डिजीज़ की बोलो या कुछ कंडीशंस की, उनकी डेफिनेशंस पढ़नी है हमें। देन क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, वो मस्ट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका क्लासिफिकेशन, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलती भी रहूँगी। ऑलमोस्ट आई यूज़ टू से कि आपके हर सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन आपके टिप्स पर होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन। क्यों क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए? क्लासिफिकेशन से आप आगे चल के क्या पढ़ने वाले हो? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हो। ठीक है, MOA पढ़ते हो। जब ये चीज़ें पढ़ते हो तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन काम आती है। क्लासिफिकेशन में आपकी ड्रग क्लासिफाई होती है अपने नेचर के बेसिस पर, डिफरेंट टाइप्स पे क्लासिफाई होती हैं आपकी ड्रग्स। तो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। क्लासिफिकेशन मस्ट है, यहाँ आपको कुछ लाइक रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ मस्ट है। आपको क्लासिफिकेशन फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन आपकी पता है देन आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना इजी हो जाता है अगर आपको क्लासिफिकेशन पता हो। एक लाइक हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे, आने वाले जो हमारे यूनिट्स हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे, एंड आई विल मेक इट ईजी कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रिलेट करता है एक दूसरे से, और क्यों फार्माकोलॉजी इतनी ईजी है। और 2 चीज़ें आप याद रखना, देखो ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, हमें पता चल गया। अब दूसरी चीज़ है, जब फार्माकोलॉजी आप पढ़ोगे तो साथ में आप मेडकेम लेना मत भूलना, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री को साथ में चलाना मत भूलना, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट करती हैं। यहाँ पर मेडकेम में आपका सार और केमिकल सिंथेसिस सिर्फ इंक्रीज होता है, वरना दोनों साइड बाय साइड आप अगर इसको साइमल्टेनियसली चलाते हो, साथ में पढ़ते हो, एक तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, दूसरी चीज़ है आपको इजी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, चलो ये तो हो गई ज्ञान की बात, क्योंकि इट्स गुड फॉर यू ओनली, आपको इजी पड़ेगा कैसे पढ़ना है। और अगर
पढ़ना इजी हो जाएगा तो इतना हार्ड भी नहीं लगेगा, ठीक है, मार्क्स भी इजीली आ जाएंगे। देखो पास होना बहुत इजी है, वो आप कर लोगे, इतना मुझे पता है, बट हमें क्या करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। अच्छे मार्क्स कब आएंगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे। सो अब हम मूव करते हैं, जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो उन्हें पता है पहले हम कहाँ जाते हैं, हम अपने नोट्स पे चलेंगे। नोट्स पे जाना इसलिए ज़रूरी है, पढ़ाने के लिए हम वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं सब कुछ है, बट नोट्स पे जाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस के हिसाब से कोई एक भी पॉइंट रह ना जाए, कोई एक भी पॉइंट हमसे छूट ना जाए। तो ऐसे करके हम मूव करेंगे अपने किस पे, नोट्स पार्ट पे, जिससे हमारा ईजिली सारा टॉपिक हम कवर कर सकें। और आप फिर आप बहाना नहीं दे सकते हो कि हाँ ये तो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं, ये कवर नहीं करा, तो इसीलिए नोट्स होना ज़रूरी है। सो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। सो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हमें समझना है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारा साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स का ओरिजिन क्या है, ड्रग्स का नेचर, प्रॉपर्टीज़, एक्शन, इफ़ेक्ट्स, और किस पर होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो हो रहा है उसको देखते हैं। अब दो मेन ब्रांच में डिवाइड होता है, हमेशा याद रखना। हमारी जो फार्माकोलॉजी है, एक तो आप याद रखोगे काइनेटिक्स पर वर्क करती है, एक अपनी डायनेमिक्स पे वर्क करती है। मतलब ये तो चलो शॉर्ट फॉर्म एक याद करने के लिए हो गया, फार्माको डायनेमिक है, फार्माको काइनेटिक है। अब काइनेटिक्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। काइनेटिक में व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है ये। लेकिन डायनेमिक्स में क्या होता है, हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, ठीक है, ये चीज़ है। बॉडी डज टू द ड्रग एंड ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, क्या करती है। अब इसमें काइनेटिक्स में याद करना, काइनेटिक्स में 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं जिनका नाम है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। अब डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स में हम अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट देखते हैं ड्रग का, क्योंकि ड्रग कुछ ना कुछ तो कर रही है बॉडी में जाकर। काइनेटिक्स में हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो कर रही है ड्रग के साथ, ये चीज़ याद रखना। अब फार्माकोलॉजी ये हेल्प आउट करती है। देखो अब हमारी जो ड्रग है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रही है या लिविंग सिस्टम में है, तो हमें इंट्रैक्शन जो पढ़ना है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच में पढ़ना है, कि ड्रग का बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच में जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें समझना है कि एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, और अगर हम एक बार ये चीज़ समझ गए तो हमें ये पता चल जाएगा कि थेराप्यूटिकली उस ड्रग का कैसे इफेक्ट बॉडी में शो कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। फिर सेफ्टी भी देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई इफेक्ट तो आ रहा है बट टॉक्सिसिटी ज़रूर देगा साथ साथ, वो चीज़ भी अवॉइड करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ समझते हैं, फार्माकोलॉजी में समझते हैं। अब फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हमारा फार्माको, देखो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट समरी जो है इनकी हम पढ़ेंगे, देन हम मूव करेंगे अदर टॉपिक्स पे जिसमें हमें थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स वो स्टडी है जहाँ पे हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, आप उसमें समझिए ADME 4 पिलर्स हैं। अब मूवमेंट ऑफ ड्रग की मूवमेंट होगी बॉडी के थ्रू, और टिपिकली 4 कीज हैं जो हमें याद रखनी है, पिलर्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल लीजिए, या एक्सक्रीशन बोल, 4th है हमारा एक्सक्रीशन। अब इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से ये पता चलता है हमारा जो ड्रग का एक्शन है कब शुरू होगा, कितना इंटेंस होगा और कितने समय तक रहेगा, ठीक है। कब स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि हाँ भाई चलो इससे पता चल जाएगा 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ड्रग वर्क करना शुरू कर देगी। इंटेंस इतना है कि हाँ भाई ये पूरी तरीके से फुल्ली ड्रग जो है वो क्योर कर देगी या पेन रिलीफ दे सकेगी, ये चीज़ इंटेंसिटी हो गई है इसकी। अब ड्यूरेशन मतलब कितने लंबे समय तक, अगर दर्द हो रहा है तो कितने टाइम तक रोक सकती है, 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे ये रोक सकती है, तो ये हमें इस प्रोसेस से पता चल जाता है। फिर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी आते हैं फार्माकोलॉजी में, जिससे हमें समझना पड़ता है कि जब हमारा पहले के समय में तो ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज़ थे, तो उससे हम कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए, इवॉल्व होने के बाद हम साइंटिफिकली मूव करना स्टार्ट किए अपने
तो वो हमारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, चाहे वो आयुर्वेदा से हो, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से हो या मेडिसिनल प्लांट से। स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं कि बस हाँ शुरू हो गए कहीं ना कहीं से। तो ऐसे सबसे पहले एंशिएंट एरा था। एंशिएंट एरा में अर्लियर हम पहले मेडिसिनल प्लांट्स और मिनरल्स यूज़ करते थे। सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट है, इंडिया है, चाइना, ग्रीस, तो यहाँ पे एंशिएंट एरा। फिर उसके बाद डायस्कोराइड्स था जो फर्स्ट सेंचुरी थी, जिसमें ऑथर डिमेट्रिया मेडिका थे। उन्होंने मेडिसिनल सब्सटेंस को नेचर से बताया था। वैसे चलता ये हर जगह आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो था नहीं कि पहले के टाइम पे लोग बीमार नहीं पड़ते थे, उनको कुछ नहीं होता था, सबको होता था, बट ट्रीटमेंट जो था वो डिफरेंट था, उनका ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट था, थोड़ा सा प्लांट से यूज़ करके। अब उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके इवॉल्व हो गया। फिर आपका पैरासिलिसिस जो हमारी 16th सेंचुरी में आया, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, द डोज मेक्स द पॉइजन। ठीक है, उनका ये था कि डोज का रिस्पॉन्स से रिलेशनशिप क्या है। अगर आपकी कोई भी डोज है उसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, ये तो हमें पता है रिस्पॉन्स आएगा। तो उन दोनों के रिलेशनशिप को जो समझा था वो 16th सेंचुरी में। फिर 18th और 19th सेंचुरी में देखो, अब मेडिसिनल प्लांट तो तब भी थे, तब उनको यूज़ किया जा रहा था, बट 18th और 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट को या जो आपका एक्टिव प्रिंसिपल था उसको आइसोलेट करने की कोशिश की थी। जैसे आपका मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन को कहाँ से लिया उन्होंने, मॉर्फिन को लिया था अपना ओपियम से। ओपियम्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था या एक्टिव प्रिंसिपल था उसको आइसोलेट किया मॉर्फिन को, और फिर उसको यूज़ किया। अब ऐसी सिंचोना बार्क है या आपका फॉक्स ग्लोव है, तो वहाँ से डिजिटालिस आया, यहाँ से क्यूनाइन आया। तो ऐसे उन्होंने 18th-19th सेंचुरी में उसको आइसोलेट करने की कोशिश की और आइसोलेट कर भी पाए। अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ, पेनिसिलिन का इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। वहाँ से हमारी क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ एंटीबायोटिक्स का। फिर वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। फिर इसी हिसाब से हमारा जो फार्माकोलॉजी है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, प्रॉपर सेटल्ड होना शुरू हुआ कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से लॉन्च हुआ एक्सपेरिमेंटल और फिर क्लिनिकल साइंस में उसका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला। ये हिस्टोरिकल ग्राउंड था। फिर मॉडर्न एरा आया। मॉडर्न एरा आज के टाइम पे आपने बायोटेक के बारे में सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टारगेटेड थेरेपी, फार्माकोजिनोमिक्स। धीरे 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 पहले जो मेडिसिन से चीज़ें चल रही थी, अब उन्होंने क्या किया है, उसको एक अनदर लेवल पर लेकर गए हैं। ह्यूमन बींग्स में जीन्स को ऑल्टर करके, उनके जिनोम्स को चेंज करके बहुत सारी चीज़ें थेरेपी के बेसिस पर चेंज करने की कोशिश की है। वो हमारे सब किस में आ गया है अब आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में। अब स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी का, अगर स्कोप देखा जाए, देखो फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह को रिलेट कर सकता है, हर अदर या मल्टीपल डिसिप्लिन्स में जाके मिक्स्ड हो सकता है। फार्माकोलॉजी के बिना तो आई डोंट थिंक, वैसे हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर मल्टीपल डिसिप्लिन्स जितने हैं सब इम्पॉर्टेंट है। सेम वैसे ही जैसे आपका फार्माकोलॉजी है फार्माकोग्नोसी में, आपका फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग्स को नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं तो उसकी पढ़ाई करते हैं फार्माकोग्नोसी में। फार्मास्यूटिक्स में हम फॉर्मुलेशन और डिस्पेंसिंग करते हैं ड्रग की। फिर फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक्स में हमारा फोकस करते हैं कि हमारी बॉडी हैंडल कर पाती है ड्रग को या नहीं, हमारी ड्रग किस तरीके से बॉडी पर वर्क करती है। फिर आपकी टॉक्सिकोलॉजी, ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट दे रही है ड्रग, तो क्या वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर रही है साथ साथ, तो उस चीज़ को पढ़ना भी ज़रूरी है कि कहीं हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो किसी केमिकल का, वो हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ लेते हैं यहाँ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। फिर उसके बाद हम उसमें फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल आपके जितने भी क्लिनिकल सेटिंग्स हैं वहाँ देखने को मिल जाएंगे। फार्माकोविजिलेंस में ड्रग सेफ्टी या पोस्ट मार्केटिंग में जब ड्रग लॉन्च हो जाती है मार्केट में फेज़ 4 में, तो वहाँ पे वो मॉनिटर करते रहते हैं, इवैल्यूएट करते रहते हैं सब चीज़ें ठीक से चल रही हैं या नहीं। तो ये सारा स्कोप है हमारे फार्माकोलॉजी का। अब इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो ड्रग है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए, एडवर्स इफेक्ट कैसे कम किए जाए, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कि वहाँ पे एक तो आपकी जो ड्रग है उसमें सेफ्टी या फिर आप सेफर
ड्रग को डेवलप कर पाओगे, इफ़ेक्टिव ड्रग बना पाओगे। कुछ ड्रग थेरेपी ऐसी हैं जो रैशनल या एविडेंस बेस्ड ड्रग थेरेपी हैं, वो पता चल जाएंगी फार्माकोलॉजी की हेल्प से। रेगुलेशन और मॉनिटरिंग कर पाते हैं ड्रग यूज़ का। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारी फार्माकोकाइनेटिक और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में आ जाएगी। अब नेचर ऑफ ड्रग्स, अब आपकी कोई भी ड्रग है, मान के चलो वो किसी ऐसे सब्सटेंस से बनी है, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, किसी भी एक चीज़ से बनी हुई है। जब कभी वो एडमिनिस्टर की जाएगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो एक इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। ड्रग ऐसा सब्सटेंस जो इन दोनों चीज़ों से बना हो सकता है और फिर उसके बाद उसको एडमिनिस्टर करता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे एक बायोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। अब ड्रग से ये भी पता चल जाता है कि क्या डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है या क्योर करना है किसी डिज़ीज़ को, तो वो हम किससे करते हैं, वो हम ड्रग्स से करते हैं। अब ड्रग का भी अपना खुद का एक नेचर हो सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में कि वहाँ पे ड्रग का अपना एक एक्शन हो सकता है, उसकी एक नेचर हो सकती है, उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो केमिकल नेचर आपका ड्रग का क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जैसे आपका ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक है। अगर आपकी ड्रग ऑर्गेनिक है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूर होगा, मतलब कि आपकी जो ड्रग है उसमें कार्बन बेस रहेगा और कार्बन बेस के साथ वहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ये आपका ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक ड्रग। इनऑर्गेनिक ड्रग में वो मेटल आयंस या सॉल्ट से बना हो सकता है। आपकी ड्रग कोई भी मेटल आयन से हो सकती है, सॉल्ट से हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका लिथियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो ये क्या हो गया, आपके ड्रग का केमिकल नेचर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका ड्रग सिर्फ उसका नेचर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ही लिमिटेड है। वो उसका क्या ड्रग एसिड है या ड्रग बेसिस है, तो ड्रग हमारी वीक एसिड भी हो सकती है, वीक बेस भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है ड्रग के प्रॉपर्टी, नेचर पे, केमिकल नेचर पर। अब आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन में आयनाइज भी है, नॉन आयनाइज ड्रग्स भी होती हैं। तो आयनाइजेशन क्या करता है, ADE को अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट कर सकता क्या है, अफेक्ट करता है। अब सोचो आपकी जो भी आयनाइज ड्रग होती है, देखो इस कॉन्सेप्ट को आयनाइज और नॉन आयनाइज्ड कॉन्सेप्ट को अभी समझ लो। आयनाइज्ड होता है कि आपकी जो ड्रग है वो चार्ज्ड है, ठीक है। अब आयनाइज्ड ड्रग जो होती है वो वाटर सॉल्युबल है। ऑलवेज रिमेंबर, आयनाइज्ड ड्रग जो होती है वो आपकी वाटर सॉल्युबल है। अगर आपकी ड्रग वाटर सॉल्युबल है मतलब वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है जिसमें पास ऑन होके मूव करता है हमारी ड्रग, बैरियर जो क्रॉस करता है, तो वो लिपिड की बनी हुई है। तो मतलब ये पुअर एब्जॉर्प्शन शो करेगी क्योंकि ये पुअर लिपिड सॉल्युबल है। अगर आपकी ड्रग आयनाइज्ड है मतलब वाटर सॉल्युबल है, इनडायरेक्टली वो क्या है, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली पुअरली सॉल्युबल होगी लिपिड में, एंड देन उसकी वजह से पुअर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब नॉन आयनाइज्ड है तो वहाँ पे प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। नॉन आयनाइज्ड वाटर सॉल्युबल नहीं होती, वो लिपिड सॉल्युबल होती है, तो मतलब उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा। अब आयनाइज्ड जो होती है वो चार्ज ड्रग्स रहती है, नॉन आयनाइज्ड आपकी अनचार्ज होती हैं। तो ये एसिड्स एंड बेसिस में आएगा। फिर आपकी केमिकल जो नेचर है ड्रग का किस फिजिकल स्टेट में है। अब फिजिकल स्टेट में आपकी सॉलिड भी हो सकती है ड्रग, जैसे टैब, कैप्सूल्स। ये डोजेज फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्रग है उसका डोजेज फॉर्म क्या है, राइट। अब लिक्विड है, सिरप, एमल्शंस, तो उस हिसाब से उसका क्या होगा, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा, ठीक है। वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है जिसमें कुछ ड्रग्स हैं जो इनेंशियोमर्स हैं, तो उनकी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। साथ ही साथ जैसे आपका एल आइसोमर्स प्रोपेनॉल है वो एक्टिव रहेगा, डी आइसोमर्स लेस एक्टिव रहता है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात हो गई। फिर प्रो ड्रग्स ऐसी ड्रग्स रहती हैं जो इनएक्टिव कंपाउंड रहता है। वो एक्टिव तभी होता है जब वो बॉडी के अंदर जाकर कोई मेटाबॉलिक कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू निकलता है। तो ये हमेशा याद रखना प्रो ड्रग्स। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आप पढ़ोगे प्रो ड्रग्स के बारे में, तो बट एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर सकते हो, छोटी सी, कि प्रो ड्रग्स इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। वो एक्टिव तभी बनते हैं जब किसी मेटाबॉलिक कन्वर्जन के बाद होकर निकलते हैं। मतलब आपकी प्रो
ड्रग आई, वो बॉडी में एंटर की, बॉडी में एंटर करने के बाद उसका मेटाबॉलिक कन्वर्जन हुआ, मेटाबॉलिक कन्वर्जन के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मतलब आपका जो कंपाउंड था वो अब एक्टिव कंपाउंड में फॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका इनएल्प्रिल है जो इनएक्टिव रहता है, बट जब वो बॉडी में एंटर करता है, मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है, उसके बाद इनएल्प्रिलेट एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ ड्रग्स, अब नेचर हमने पढ़ लिया ड्रग का, सोर्स ऑफ ड्रग्स। अब कल के दिन आपसे कोई पूछता है अच्छा बताओ कहाँ से आई ड्रग, कहीं से तो आई होगी, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, किस तरीके से आई? ड्रग्स हमारी किसी नेचुरल सोर्स से भी मिल सकती है हमें, उस नेचुरल सोर्स में प्लांट, एनिमल, माइक्रोबायल, मिनरल सब सोर्स आ जाते हैं नेचुरल में ही। फिर आपकी सेमी सिंथेटिक होती है, हाफ नेचुरल हाफ सिंथेटिक, बनी बनाई ऐसे समझो। अब फिर आपकी प्रॉपर सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं जो फुल्ली कंप्लीटली मैन्युफैक्चर होती हैं, सिंथेसाइज्ड होती हैं आपकी लैब्स में। फिर बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, मेराइन सोर्सेज होते हैं, ये सारे ड्रग्स के सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ड्रग्स मिलती हैं। हम उनको थोड़ा सा पॉलिश, ऐसा समझो अगर नेचर से भी हमको कुछ मिला है ना तो हम उसको हल्का बहुत पॉलिश ज़रूर करते हैं। अब नेचुरल सोर्सेज में हमें नेचर से मिल जाता है डायरेक्ट, नेचर में ये सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स के थ्रू। अब प्लांट सोर्स में हमारी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मॉडर्न मेडिसिन यूज़ की तरह यूज़ करते हैं। आज के टाइम का नहीं है कि हमें नेचुरल सोर्स से मिल गया तो हम अब यूज़ कर रहे हैं, नहीं, बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। अब उसमें क्या क्या पार्ट यूज़ होता है, आपका प्लांट का पूरा होल पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका लीव्स हो गई प्लांट की, बार्क हो गया, रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मेडिसिनल सोर्स, या आप ऐसा समझिए ड्रग के लिए। अब आपका मॉर्फिन है वो ओपियम पॉपी से आता है, पेपरवर सोमनीफेरम, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्लांट सोर्सेज से। अब एनिमल सोर्स भी है, एनिमल सोर्स में आपने देखा होगा कुछ चीज़ें हम एनिमल टिश्यूज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं उससे कोई पर्टिकुलर ड्रग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब पिग्स हैं या कैटल हैं, उनके पैनक्रियास को यूज़ करके इंसुलिन बनाया जा सकता है, बनाया जाता था पहले के टाइम पे, बट आज के टाइम पे जब से बायोटेक आया है तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को यूज़ किया जाता है, उसको पिग के पैनक्रियास को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया है। अब इंटेस्टिनल म्यूकोसा है पिग का, वहाँ हेपरिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनिमल के थायराइड ग्लैंड से हम थायराइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से एनिमल सोर्स हो गया। माइक्रोबायल सोर्स में हमारा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये आ जाता है, तो ये तो एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरिया और फंगाई से मिल जाता है, ड्रग्स हम बना सकते हैं। अब मिनरल सोर्स में कुछ इनऑर्गेनिक है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको हम लेक्सेटिव की तरह या एंटी कन्वल्सेंट की तरह यूज़ करते हैं, एनीमिया के लिए हम आयरन लेते हैं, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक, या आप ऐसे समझिए कि हमारे कैसे सोर्स हैं, मिनरल सोर्सेज हैं। अब सेमी सिंथेटिक है तो नेचुरली सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिला सब्सटेंस है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएं, एफिकेसी अच्छी हो, स्टेबल रहे, सेफ्टी दे सके। तो एम्पिसिलिन है, हेरोइन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, तो ये सारे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। सिंथेटिक में जो है हमारा वो एंटायरली या कम्प्लीटली आप ऐसा समझो पूरा का पूरा लैब्स में सिंथेसाइज किया गया है, लेबोरेटरीज में ही बनाया गया है उसको, कोई अलग से नेचर से कुछ नहीं आया है, आदमी खड़ा है, आदमी ने उसको बना दिया, इस तरीके से समझो, मैन मेड, ठीक है, कोई भी है लैब में वो बना सकता है। बट उसमें क्या होता है कि इससे हम एक ना अपनी ड्रग को, उसके स्ट्रक्चर को, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को अपने हाथ में ले सकते हैं कि भाई इसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा इस पर्टिकुलर, जैसे हम सार में पढ़ते हैं, जब आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखोगे ना मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे क्या होता है उसके स्ट्रक्चर को चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सिंथेटिक ड्रग्स में हो जाती हैं। और सबसे पहली चीज़, अगर आप नेचुरल सोर्सेज से इसको कंपेयर करोगे तो इतना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता, ऑलरेडी ये चीप हो जाता है, चीपर है, ज़्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपका, अब ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिंथेटिक ड्रग
का PCM है, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन बोल दो, ओमिप्राजोल, सल्फोनामाइड, बेंजोडाइजेपिन, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं आज के टाइम पे जो सिंथेटिक ड्रग्स में यूज़ कर रहे हैं। बायोटेक में सबसे पहली चीज़ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है, जैसे आपका रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेल कल्चर किया जाता है। अपने ऑलमोस्ट इफ़ यू आर फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी, अगर कोई आपके नोन में है या जानते हो जो थोड़ा बहुत लैब का काम करते हैं, तो सेल कल्चर की बात करते होंगे, कुछ ना कुछ हल्का बहुत माइक्रोबायोलॉजी से कोई रिलेट कर पा रहा है तो आप पढ़ के आए हो माइक्रोबायोलॉजी, तो वहाँ सेल कल्चर्स देख चुके हो। रिकॉम्बिनेंट DNA है जिससे कि थोड़ा सा बायोलॉजिक कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं, वैक्सीन्स आ सकती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके बायोटेक सोर्स में आ जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा मेराइन सोर्स। मेराइन सोर्स में क्या होता है, जो भी मेराइन ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पॉन्ज है, एल्गी है, सी स्नेल्स हैं, तो वहाँ से क्या होता है, उन पर्टिकुलर ड्रग्स को आइसोलेट किया जाता है। जैसे आपका जिंकोनोटाइड है, वो कोन स्नेल वेनम से लिया जाता है जिससे कि जो भी क्रॉनिक पेन हो रहा है उसको ट्रीट किया जा सके। अब नेक्स्ट है हमारा असेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में समझना ज़रूरी है कि जो हमारी असेंशियल ड्रग्स हैं या असेंशियल मेडिसिन्स हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो आपकी हेल्थ केयर नीड, जो पॉपुलेशन की जो हेल्थ केयर नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकें, मतलब फुलफ़िल कर सकें। हर टाइम वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ी तो बैच ही ख़त्म हो गया, नहीं, वो होनी ही चाहिए। कुछ एसेंशियल ड्रग्स हैं जो हमेशा रहनी चाहिए। जैसे आपका सबसे पहली चीज़, आपने कभी सुना है कि भाई मार्केट में पैरासीटामोल ख़त्म हो गई है या मेटफॉर्मिन ख़त्म हो गया, जो पर्टिकुलर ORS ख़त्म हो गया, बताओ, वो एसेंशियल ड्रग्स हैं, वो कभी नहीं ख़त्म होगी। सबसे पहली चीज़ है वो आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलेगी, प्रॉपर उसकी डोज रहेगी, सफिशेंट अमाउंट में, एडुकेट अमाउंट में वो प्रेजेंट रहेगी मार्केट में, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। वो इसलिए ही एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में आती है। अब WHO मॉडल लिस्ट थी जिसमें उन्होंने दिया था सारी एसेंशियल मेडिसिन में, सबसे पहले 1977 में पब्लिश किया गया था, जहाँ पे इसके अंडर EML के अंडर हमारी कितनी ड्रग्स आई थी, टोटल 208 ड्रग्स आई थी, ठीक है, 208 208 मान के चलो। हर 2 साल में WHO इसे अपडेट करता है। भाई अपडेट आपके फ़ोन में ज़रूरी है तो अपडेट यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। कैटेगोरिकली देखा जाए तो इसको, एक तो सबसे पहले आपकी कोर लिस्ट आती है, देन आपकी कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट आती है। अब कोर लिस्ट में मिनिमम मेडिसिन जो ज़रूरी होती हैं आपके बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम में, वो तो कोर लिस्ट में चली जाती हैं। अब जो ड्रग्स हैं जो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में यूज़ होती हैं, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैंसर या रेयर डिजीज़ेज़ हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में जाएंगी। एग्जाम्पल आप WHO लिस्ट के हिसाब से देखो, सबसे पहली चीज़ वही मैंने बोला, कभी सुना है PCM ख़त्म हो गई, पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन या मेटफॉर्मिन, साल्ब्यूटामोल, ORS, ये ऐसी चीज़ें ये कभी नहीं जाने वाली, ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रहेंगी ही रहेंगी। अब क्या क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस, दूसरा एफिकेसी, सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, साइंटिफिक एविडेंसेस, ये ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ड्रग का रैशनल यूज़, उसकी एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मेक श्योर करना, बजट प्लानिंग और गवर्नमेंट के थ्रू या किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनका प्रोक्यूरमेंट, तो वो सारी चीज़ें हमारी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के हिसाब से एक तरीके से अगर बनी है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से यूज़ भी और बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब फार्माकोलॉजी में आपकी जो ड्रग्स हैं, ठीक है, अब ड्रग्स भी उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा, उनका इनटेक, उनका पहुंचना बॉडी के अंदर ज़रूरी है। अब एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो आपने एक नॉर्मल एंटेरल रूट सुना है, एंटेरल में आपका ओरल आ जाता है, सबलिंगुअल बक्कल आ जाएगा, रेक्टल आ जाएगा। ओरल में आप माउथ से ले सकते हो, ये तो समझ आ गया। पेरेंट्रल्स, आपने इंजेक्शंस के बारे में सुना है। अब पेरेंट्रल रूट्स में IV, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये आ जाता है। देन आपका टॉपिकल रूट्स, अब टॉपिकल में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोशन, ये सब सुने।
इनहेलेशन, इनहेल करना म्यूकोसल, तो ये सारी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स हो सकती हैं, साइट हो सकती हैं। इनहेलेशन में डायरेक्ट लंग्स में जाना, फिर उनका जल्दी से रैपिड ऑनसेट देखना। कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं जैसे आपकी बकल, इंट्राथिकल या इंट्राआर्टिकुलर, इंट्रापेरिटोनियल, वेजाइनल एट्सेट्रा, ये सारी आपकी स्पेशल रूट्स में काउंट होती हैं। तो ये सारी क्या है आपकी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर की इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आपके इस सेमेस्टर में क्योंकि ये बहुत बेसिक है। बेसिक मतलब स्टेप 1 है, जब आप अपना फार्मेसी में एंटर करते हो तो यहीं से शुरू होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, फिर आपके लिए आगे जाके इजी पड़ जाएगा। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन्ड है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है ड्रग का एक्शन। आपने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर की, ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद उसका ऑनसेट, इंटेंसिटी, देन ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाती हैं। देखो जितनी पेरेंटरल रूट्स हैं और जितनी एंटेरल रूट्स हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आपकी जितनी ओरल ड्रग्स हैं या ओरल रूट्स के थ्रू एडमिनिस्टर की गई ड्रग है और जितनी आईवी, आईएम के थ्रू ली हुई ड्रग्स हैं, उन दोनों के ऑनसेट, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन में अफेक्ट आता है। डिफरेंट अफेक्ट आएगा, डिफरेंट चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। अब ड्रग्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट एक, आप ऐसे समझिए, एगोनिस्ट इज अ ड्रग और केमिकल, कोई भी केमिकल। अब आपकी ड्रग जाके किसी रिसेप्टर से बाइंड होती है, बाइंड होने के बाद एक्टिवेट करेगी, ठीक है, एक्टिवेट कर देगी। एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, ठीक है। एगोनिस्ट से आप समझिए पॉजिटिव भी है कि आपकी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हुई, उसने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। एगोनिस्ट ना एक एक्शन मिमिक करता है, जैसे आपके कोई भी नेचुरल लाइगेंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके जैसे होने के बाद एक डिट्टो एक्शन मिमिक करेगा कि डिट्टो काम करेगा, वो हमारा एगोनिस्ट में आ जाता है। अब एगोनिस्ट भी 3 तरीके के होते हैं, या तो फुल एगोनिस्ट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जब हमारी ड्रग जाके किसी रिसेप्टर से बाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉर्फिन। पार्शियल वो होता है, वो मैक्सिमम से थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स जनरेट करता है, इवन इफ कि उसके सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। पार्शियल, फुल। इनवर्स में ये हो जाता है कि वो सेम रिसेप्टर से तो बाइंड कर रहा है एज अ एगोनिस्ट, बट क्या करता है, अपोजिट इफेक्ट देता है। इनवर्स मतलब ऐसा समझिए उल्टा इफेक्ट दे दिया, कुछ चाहिए कुछ था, हो कुछ गया और आया कुछ और है, ऐसे समझिए। एगोनिस्ट है। अब एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट आप अपोजिट समझ लीजिए कि बाइंड तो हुआ, हमारी ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड हुई बट एक्टिवेट नहीं हुआ। अब एक्टिवेट नहीं हुआ, उसने एक जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। एगोनिस्ट का एक्शन ही ब्लॉक हो गया, तो उसमें ड्रग जो भी एंडोजेनस सब्सटेंस है वो दोनों ब्लॉक हो गए। तो ये क्या हो गया, ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट ऐसे समझिए वो ब्लॉकर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्लॉकर्स हैं। अब टाइप्स में इसमें कॉम्पिटिटिव आता है, एक आपका नॉन कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव आपका बाइंड रिवर्सिबली सेम साइट पे बाइंड करता है जहां एगोनिस्ट है, या कंपटीशन है तो मतलब वो जाके एगोनिस्ट के अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाता है कि हाँ भाई मैं भी देखता हूँ कि तू भी सेम साइट पे ही जा रहा है, मैं भी साइड। तो क्या करता है, वो रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है सेम साइट पे जिस पर एगोनिस्ट रिसेप्टर से जाकर बाइंड होना था। फिर बाइंडिंग के लिए कम्पीट करता है कि चल ठीक है, देखते हैं कौन पहले बाइंड हो जाता है, कौन किसको पटा लेगा, किसके कौन सबसे पहले, समझ गए ना, किसको पटाने पटूने का बात हो रही है यहाँ पे। फिर इफेक्ट वो ओवरकम होगा कि नहीं होगा। जैसे नेलेक्सोन है आपका, वो ओपियोइड या ओपियोइड रिसेप्टर जो है वहाँ पे जाके कम्पीट करता है, देखता है कि भाई पहले मैं बाइंड हो जाता हूँ या कोई और। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव जो होते हैं वो थोड़ा सा इरिवर्सिबली, या तो रिसेप्टर, अब हमने देखा था एक रिसेप्टर साइट होती है, एक डिफरेंट साइट होती है जिसको हम एलेस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। तो या तो वो इरिवर्सिबली रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा या कोई और सी साइट है उस पे बाइंड हो जाएगा। अब वहाँ से क्या होगा, वहाँ से जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स था एगोनिस्ट का वो कम हो जाता है,
रिगार्डलेस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करता कि पता चला उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी जाके बाइंड हो जाएगा, नहीं। मैक्सिमम रिस्पॉन्स एगोनिस्ट का कम हो ही जाता है। जैसे आपका फिनॉक्सीबेंजामिन है, वो एक इरिवर्सिबल अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, या आप ऐसे समझिए अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। तो क्या आ जाएगा, वो नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट में आता है। स्पेयर रिसेप्टर, अब स्पेयर से आप समझिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास पड़ी हुई है। स्पेयर रिसेप्टर ऐसा है कि वो मतलब ड्रग के थ्रू ऑक्यूपाई भी नहीं होता, मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको ऑक्यूपाई किया जाए और वहाँ से एक रिस्पॉन्स, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट किया जाए। ठीक है, स्टेपनी है आपकी कार में पड़ी रहती है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ होता है, ऐसे ही हमारा काम है स्पेयर रिसेप्टर का। फुल रिस्पॉन्स आ सकता है जब आप वहाँ पे एक स्मॉल फ्रैक्शन या रिसेप्टर का ऑक्यूपाइड भी हो जाता है। तो फिर आपका एडिक्शन है। एडिक्शन में क्या होता है, आपका कोई भी क्रॉनिक या रीलैप्सिंग डिसऑर्डर है। एडिक्शन सबको पता है कि भाई किसी चीज़ की लत लग जाना एक तरीके से, या कंपल्सिव, एक होता है ना इंसान जिसको एडिक्शन हो जाता है, वो बार बार वही चीज़ मांगता है, उसका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाता है, वो कंपल्शन थोड़ा सा अलग सा, तो वो हमारा एडिक्शन में आ जाएगा कि बार बार चीज़ें होती रहेंगी। वैसे ही आपका कंपल्सिव ड्रग सीकिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा अगर कोई भी एडिक्टेड पर्सन है। तो अब कंट्रोल, अगर ज़्यादा ड्रग को यूज़ किया जाए तो वहाँ कंट्रोल भी धीरे धीरे जाने लगता है, सेंसेस जाने लगते हैं। अब डिस्पाइट हार्म, पता होता है उनको कि इससे कुछ ना कुछ नुकसान होगा, बट फिर भी यूज़ करते हैं। अब मेनली इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, या आप ऐसे समझिए रिवॉर्ड पाथवे है ब्रेन का, कि ब्रेन को लगता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ करने से ज़्यादा आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। मोस्टली एडिक्शन या तो किसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए या किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोग करते हैं। वो थोड़ा सा एक बार करते हैं, उनको लगता है ब्रेन उस चीज़ को लाइक रिवॉर्ड की तरह ले रहा है, उसको ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, तो वो डोपामिन सिस्टम थोड़ा सा वहाँ पे ख़राब हो जाता है, आप ऐसा समझो एडिक्शन के टाइम पे। और मोस्टली जो ड्रग यूज़ की जाती है एडिक्शन में, जैसे आपका ओपियोइड है, हीरोइन, मॉर्फिन, ये तो ड्रग्स आपने सुने होंगे, निकोटीन है, अल्कोहल, कोकेन है, तो ये सारी जो ड्रग्स हैं कॉमनली जिनकी वजह से एडिक्शन होता है वो ये सारी हैं। बहुत आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना मूवीज़ में तो देखा ही होगा। अब टॉलरेंस है। अब टॉलरेंस में क्या होता है, पहले तो आप कोई ए पर्सन है, ए पर्सन को पहले 25 mg दी जा रही थी, कंटिन्यूसली दी जा रही है, जहाँ पे डोज को बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि अब उसको 25 पे आराम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, उसकी बॉडी का जो लेवल था वो अब वो टॉलरेट कर चुका है, वो वहाँ पे सेम इफेक्ट नहीं देगा जो 25 पे उसको मिलना है। तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे करके डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी। टॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमें ड्रग की डोज बढ़ानी पड़ती है जिससे कि वो सेम इफेक्ट दे सके जब हम लोअर डोज पे उसको अचीव कर सकते थे या अचीव कर रहे थे। जो डोज 25 लोअर डोज पे अचीव कर रहे थे, अब वो 50 पे हो रही है क्योंकि बॉडी का एक टॉलरेंस लेवल सेट हो जाता है। उसको अब क्या होता है कि अच्छा ठीक है, बॉडी भी कहती है अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब ज़्यादा दो। अब टाइप्स, एक तो फार्माकोकाइनेटिक है, वहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज बढ़ जाता है उसकी वजह से भी टॉलरेंस होता है इंक्रीज। जैसे हमारे लिवर एंजाइम है तो ड्रग को मेटाबोलाइज करेंगे तो वहाँ पे बार्बिट्यूरेट की कहीं ना कहीं डोजेज बढ़ानी पड़ेगी, डोज बढ़ानी पड़ेगी। फार्माकोकाइनेटिक में थोड़ा सेलुलर चेंजेस आ जाते हैं रिसेप्टर लेवल पर अगर बात करें। अब थोड़ा सा क्रॉस टॉलरेंस हो जाता है कि जो एक ड्रग थी उसको थोड़ा सा टॉलरेंस हो गया या वो टॉलरेट करने लगा, तो आपको उसे सिमिलर ड्रग, जो दूसरी सिमिलर ड्रग है, उससे रिप्लेस करना पड़ सकता है कि यार इसको इससे चेंज किया जाए। अब अल्कोहल है, अल्कोहल का टॉलरेंस जो है वो बेंजोडाइजेपिन की थ्रू है, तो देखा जाए तो सिमिलर हो जाएगा, तो वो टॉलरेंस है। अब देन आपका डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस जहाँ पे बॉडी क्या होता है, अडैप्ट कर लेती है, उसको लगता है भाई ये तो अपना ही सगा है तो चलो कोई बात नहीं, इस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या है हमारा,
बॉडी अडेप्ट कर लेती है कि एक ड्रग का प्रेजेंस होना हमारी बॉडी में बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं होता जैसे आप किसी पे, फॉर एग्जांपल आप एज अ रिलेशनशिप में हो, आप धीरे धीरे डिपेंड होने लगते हो किसी पे, और फिर आप इतने डिपेंड हो जाते हो, ज़रा सा वो आपकी ज़िंदगी से हटा तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। आपको लगता है भाई इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है, इसके बिना तो जी ही नहीं सकते। अगर एक बार वो चला जाए, ऐसी ही हमारी बॉडी में क्या होता है, आदत पड़ जाती है उस ड्रग की, इतनी आदत होती है, उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि अगर वो ड्रग को स्टॉप कर लिया जाए तो हमारी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, थोड़ा सा लाइक फिजिकली क्रेविंग होती है, थोड़ा होता है ना आप किसी के लिए क्रेव कर रहे हो, ऐसा ही वो डिपेंडेंस में आता है, ऐसी ही ज़िंदगी में आता है। तो डिपेंडेंस मत, अपने आप को डिपेंड मत बनाओ किसी पे, किसी चीज़ को अडेप्ट मत करो, बदलते रहो चीज़ें, तो डिपेंडेंसी नहीं आएगी। फिजिकल डिपेंडेंस है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, क्रेविंग, इमोशनल डिस्ट्रेस होना, जैसे कोकेन है, कैनबिस है, आपका कोई भी अल्कोहल, ओपियोइड्स हैं, तो फिजिकली डिपेंड हो जाते हो उस पर। तो क्या होता है, कांपने लगते हैं हाथ, सीजर्स आने लगते हैं अगर ज़्यादा डिपेंडेंस लेवल बढ़ जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट्स ये है कि डिपेंडेंस हमेशा एडिक्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन कभी कभी हालांकि ऐसा हो जाता है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में। डिपेंडेंसी होना, एडिक्शन होना साथ हो सकते हैं, बट डिपेंडेंट होना, एडिक्ट होना सेम नहीं होता, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब देन आपका टेकीफाइलेक्सिस है। टेकीफाइलेक्सिस में क्या होता है कि आपका जो ड्रग रिस्पॉन्स है, ठीक है, धीरे 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 अगर आप एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में या छोटे टाइम पीरियड में आप रिपीटेटिवली लगातार डोज एडमिनिस्टर करते रहोगे, धीरे धीरे क्या होता है, उस ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो वो हमारा टेकीफाइलेक्सिस में आता है कि आपका विद इन मिनट्स टू आवर्स होने लग रहा है, या फिर डोजिंग रीस्टोर ही नहीं कर पा रही है इफेक्ट, मतलब जितना डोज आप उसको दे रहे हो, आप चाह रहे थे इससे इतना रिस्पॉन्स मिल जाए या डोज रीस्टोर कर ले कि ऐसी चीज़ ना रिस्पॉन्स ना मिले, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। वो टेकीफाइलेक्सिस कंडीशन कहलाती है, वो टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं टेकीफाइलेक्सिस को। इसमें आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हैं वो पॉसिबली धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वो डिप्लीट होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, साथ ही साथ डिसेंसिटाइजेशन होने लगता है, या आपके जो भी रिसेप्टर हैं वो इनएक्टिव होंगे। आपके रिसेप्टर इनएक्टिव जिस दिन हो गए, किसी के भी अगर रिसेप्टर इनएक्टिव हो गए तो मतलब वो ड्रग बाइंड ही नहीं हो रही रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी तो ड्रग का रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं होगा, तो वो कंडीशन हो जाएगी हमारी टेकीफाइलेक्सिस। अब एफिड्रिन है, तो एफिड्रिन हमारा इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक है, जिसकी वजह से टेकीफाइलेक्सिस होता है। क्यों? वहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन का, राइट। अब इडियोसिंक्रेसी है या आइडियोसिंक्रेसी जो आप बोलना चाहो। अब इसमें क्या होता है, कोई भी ड्रग का रिस्पॉन्स आपके जो आना चाहिए था, या आप ऐसा समझिए अननोन है, अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको एक्सपेक्ट ही नहीं करते, फिर वो अचानक से आ जाते हैं। ऐसे ही ड्रग का कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो नहीं आना चाहिए और बाई चांस आ गया, या एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये आ सकता है, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि भाई ये सब आ सकते हैं, लेकिन आ गए। वो डोज डिपेंडेंट नहीं है कि यार इतनी डोज में तो नहीं आना चाहिए था, जेनेटिकली डिटरमाइन है। कभी कभी जेनेटिक्स की वजह से इडियोसिंक्रेसी हो जाता है। आपका प्रिमाक्विन है, उसकी वजह से क्या होता है, वो हीमोलाइसिस करने लगता है, मतलब जो आपके आरबीसीज हैं वहाँ उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, और वो उन पीपल में होता है, उन लोगों में होता है जिनमें G6PD डेफिशिएंसी होती है। अब ये थोड़ा सा जीन्स पे चला गया, जेनेटिकली चला गया। अब वही रिएक्शन है, कुछ हार्मलेस होते हैं बट कुछ इंडिविजुअल, कुछ पेशेंट्स में वो थोड़ा सा डेंजरस बन जाते हैं। फिर एलर्जी आ जाती है। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों से क्या, आपसे भी सबसे पहले जब हॉस्पिटल में जाते हो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता होगा कि आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, या आप किसी से कोई किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आता। तो वो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक क्या बना रहा है, एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे सकता है। अगर आपको लो डोज भी मिली है, आपकी बॉडी उसमें थोड़ा सा अनयूजुअल रिएक्ट कर सकती है, कोई ऐसा अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स दे सकती है जो उसके किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेबल नहीं है, कुछ रिलेटेड नहीं है। वो आपकी ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है किसी भी ड्रग की, ठीक है। किसी को क्या होता है, उनको थोड़ा सा रिएक्शन कॉज हो जाता है आपके लिवोसिट्राजिन,
कुछ लोगों को होता है कि उन्हें लिवोसिट्राजिन से एलर्जी है, किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, किसी को वैक्सीन से एलर्जी होती है। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपका जेल एंड क्लासिफिकेशन है। टाइप 1 में जैसे इमीडिएट IgE मीडिएटेड है, टाइप 2 में आपके साइटोटॉक्सिक हैं, तो डिफरेंट तरीके। अब टाइप 3 टाइप 4 है आपके। मैनेजमेंट में यही है कि आपका जो भी ड्रग एलर्जी या ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है, तो सबसे पहली चीज़ है उसको अवॉइड किया जाए। अगर एनाफाइलेक्सिस हो चुका है, बाई चांस एडमिनिस्टर की गई है गलती से, कुछ भी A to Z कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे एंटीहिस्टामिन्स दिया जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएंगे या फिर एपिनेफ्रिन दिया जाएगा, जिससे कि एनाफाइलेक्सिस को मेंटेन किया जाए। वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में अगर चला भी गया है तो उसको उस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं एंटीहिस्टामिन से, एपिनेफ्रिन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से।